वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। तेज और लगातार हो रही बारिश से दिल्ली की सड़कें दरिया की तरह नजर आने लगी हैं। दिल्ली में बरसात ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में 1 सितंबर का दिन मुसीबतों की बारिश लेकर आया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली कैसे लगातार बारिश से बेहाल हो गई। सुबह से शाम तक घंटों बारिश के बीच दिल्ली की सड़कें दरिया बनी रही। धौला कुआं, आईटीओ, सुनहरी बाग, नारायणा और मुनिरका जैसे इलाकों में काफी जल भराव हो गया। बारिश के पानी में कई लोगों की गाड़ियां फंस गईं। ये दिल्ली के लुटियन जोन का मंजर है। शास्त्री भवन इलाके में पानी भरा तो सड़क पर लंबा जैम लग गया और दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद जल भराव कितना हो गया है आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के आईटीओ के पास बारिश का पानी इतना भर गया कि एक कार उसमें फंस गई। कल तक जिस जगह पर बच्चे खेलते थे या लोग चलते थे, वहां बच्चे तैरते नजर आए। उधर दिल्ली के धौला कुआं इलाके में भी सड़क पर पानी भरने से एक कार उसमें फंस गई तो लोगों को धक्का मारकर उसे वहां से हटाना पड़ा। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। जनपथ इलाके में तो भारी बारिश की वजह से एक पेड़ एक कार के ऊपर गिर गया, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं। अब जरा सुनहरी बाग रोड की तस्वीरें ही देखिए। हर तरफ पानी ही पानी, जैसे यहाँ पहले कभी कोई सड़क थी ही नहीं। उधर साउथ एवेन्यू, जहाँ कई सांसदों के घर हैं, यानी कि ये इलाका वीआईपी इलाका है। लेकिन बारिश का पानी यहाँ ऐसा भरा कि उसे निकालने के लिए डिवाइडर को तोड़ना पड़ गया। दिल्ली में हुई 6 घंटों की भारी बारिश ने लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी कर दी। सबसे ज्यादा दिक्कतें कामकाजी लोगों के सामने पेश आईं। सुबह के वक्त हुई बारिश के बाद मौसम ने करवट बदली, तापमान गिरा और लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और साथ ही ये भी बताया कि पिछले 19 सालों में सितंबर महीने में 24 घंटे में आज की बारिश सबसे ज्यादा रही है। यही नहीं, दिल्ली के हर हिस्से में करीब 7 से 8% बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का दावा है कि इससे पहले साल 2002 में सितंबर में इतनी बारिश हुई थी। आज सुबह से हुई बारिश की वजह से दिल्ली के सदर बाजार इलाके में तो सड़क पर इतना पानी भर गया कि एक गाड़ी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। लोग कमर तक पानी में डूबकर इलाके से गुजरते दिखे। इन तस्वीरों ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की सच्चाई भी उजागर कर दी। पानी की गंदगी साफ बयां कर रही थी कि बारिश का पानी नालियों के पानी को भी सड़क पर ले आया था। वहीं सदर बाजार के पास आजाद मार्केट चौक पर सड़क पर मौजूद गड्ढों ने लोगों को परेशान कर दिया। इस बीच कई गाड़ियां भी खराब हो गईं। बदइंतजामी से परेशान लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूटा। आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन का नहीं है, ये हर महीने का जो दिल्ली का सबसे बड़ा चौक है आजाद मार्केट। बहुत दिक्कत है, माल खराब होता है और आने जाने में तकलीफ होती है। सारा रास्ता चारों तरफ से जाम हो जाता है। इधर से भी एंट्री नहीं है और ना हम निकल सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। पूरे टायर डूब रहे हैं नीचे गाड़ियों में। सारे नीचे गाड़ी का तो बम्पर भी टूट गए हैं यहाँ पे, लेकिन आगे का सारा हिस्सा इसमें डूब रहा है। हाँ जी, पानी की वजह से खराब हो गई गाड़ी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर जल भराव की वजह से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। कई गाड़ियां पानी में फंसने की वजह से बंद पड़ गईं। कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से एक साइकिल सवार पानी में फंसकर गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3-4 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। यानी दिल्ली वालों को जाते हुए मॉनसून से कुछ दिनों तक जंग लड़नी पड़ सकती है। हर बार मॉनसून में देश की राजधानी कई फीट पानी के बीच जल भराव में घंटों जैम रहती है। जगह जगह पानी भर जाता है और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल नजर आता है। दिल्ली हाईकोर्ट कई बार इस पर नाराजगी भी जता चुका है, लेकिन मॉनसून से पहले सिस्टम खुद को इस तरह के हालात के लिए तैयार नहीं करता। देश के 3 राज्यों में बिजली का बड़ा संकट पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मुद्दा बिजली का है, इसलिए सियासत भी खूब हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में इन दिनों बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि एमपी में लोगों को 22 घंटों तक बिजली नहीं मिल रही है। बिजली नहीं तो किसानों को खेती के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा है।
बैंकों में काम रुक गए हैं तो जिंदगी का करंट ही धीमा हो चला है। राजस्थान में गांव और कई शहरों में 5 घंटे तक बिना बताए बिजली काटी जा रही है, तो बिहार में गांव में 5 घंटे और शहरों में 3 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। बताया गया कि एमपी में कोयले की सप्लाई में कमी होने की वजह से बिजली की कमी हुई है। दावा किया गया कि एमपी सरकार को कोल इंडिया को 900 करोड़ देना बाकी है, जिसकी वजह से कोल इंडिया की तरफ से सप्लाई कम कर दी गई है। मध्य प्रदेश में मानसून के मौसम में बिजली वक्त बेवक्त आंख मिचौली खेल रही है। जब इस पर सियासी बवाल हुआ तो जाहिर तौर पर सियासी करंट भी दौड़ने लगा, लेकिन इस सियासत में सबसे बड़ी भूमिका सत्ताधारी बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी की नजर आई, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सरकार को घेर लिया। नारायण त्रिपाठी ने तो 4 सितंबर को अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसके पहले बीजेपी के एक और विधायक राकेश गिरी गोस्वामी इस मुद्दे की शिकायत करते हुए सरकार को चिट्ठी लिख चुके हैं और कांग्रेस पहले से ही इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर रही है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने राज्य सरकार से बिजली विभाग पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठा दी। अधिकारी इतना झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि पैसों का भुगतान नहीं होने की वजह से बिजली संकट पैदा नहीं हुआ है। वर्षा के कारण कोल इंडिया की जितनी खदानों में पानी भर गया। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान से हम बेहतर स्थिति में, महाराष्ट्र से हम ज्यादा अच्छी बेहतर स्थिति में। हमारे को कोयला जैसे ही खदानें खुलेंगी कोयला मिलेगा। बात यह है कि बिजली संपूर्ण है, दिक्कत इसलिए है, जनता को भी जानकारी आपके माध्यम से दे रहा हूं, नर्मदा के बांध खाली है। राजस्थान में भी बिजली संकट खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि वहां कुछ थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है, यानी अगर सप्लाई ना हुई तो बिजली की किल्लत और बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी कोयले की सप्लाई की कमी की वजह से संकट बढ़ा है। कोयले की किल्लत से 3400 मेगावाट का पावर प्लांट ठप पड़ गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य में बिजली संकट का ठीकरा केंद्र पर फोड़ दिया। साथ साथ कोल इंडिया की दोनों कंपनियों से हमको जो हमारा एग्रीमेंट है उसके अनुसार कोयला मिलेगा, तो निश्चित रूप से राजस्थान में हम बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने देंगे। बिजली संकट के मामले में बिहार भी पीछे नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बिहार का हाल इसलिए खराब हुआ क्योंकि बारिश और बाढ़ के कारण कोयले की खदानों में पानी भर गया, जिससे कोयले की सप्लाई में कमी आ गई है, जिसका असर बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में डिमांड करीब 5200 से 5400 मेगावाट बिजली की है और लोगों को 4200 से 4400 मेगावाट के बीच बिजली मिल रही है। हालत यह है कि बिहार को 200 मेगावाट बिजली नेपाल से लेना पड़ रहा है। ये क्राइसिस होते रहता है, कभी ट्रांसमिशन लाइन में गड़बड़ी हो गई, कोई पेड़ गिर गया, बारिश हो गई तो कोयला खदान में पानी चला गया, जनरेशन भी घट जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम नॉर्मल है, कोई विशेष खतरनाक स्थिति की स्थिति नहीं है। 3 राज्यों में बिजली संकट पैदा हुआ तो एनटीपीसी ने भी बयान जारी कर दावा किया कि ऐसे हालात बिजली की मांग बढ़ाने की वजह से हुए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 23% ज्यादा बताई गई। 3 राज्यों में बिजली संकट खड़ा है, लेकिन इस समस्या को सुलझाने से ज्यादा सियासत पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों की उम्मीद सरकार और प्रशासन से है, लेकिन सरकारों की दलील कोयले की कमी की है। ऐसे हालात में आम लोग ही पिस रहे हैं और बिजली संकट के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने चंडीगढ़ पहुंचे हरीश रावत ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर वो खुद विवादों में घिर गए। रावत ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और 4 वर्किंग प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद इनकी तुलना पंज प्यारों से कर दी और इस बयान पर विवाद हुआ तो रावत ने माफी मांगने में भी देर नहीं लगाई। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जारी विवाद को खत्म कराने के लिए हरीश रावत एक बार फिर चंडीगढ़ पहुंचे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने इस दौरान सिद्धू के अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक की। इससे पहले भी रावत मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात कर चुके थे, लेकिन इस बार जब वो बैठक कर बाहर निकले तो सिद्धू और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिख धर्म के महान पंज प्यारों से कर दी। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम और हमारे पंज प्यारे हैं 5 लोग, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। और सिद्धू साहब ने मैं बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने कहा है कि अगले
15 दिन में ये करीब करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे और सब प्रारंभ करेंगे। अंदरूनी विवाद सुलझाने की कवायद में एक चूक हुई तो बात पार्टी के बाहर तक पहुंच गई। फिर तो रावत आस्थावानों से लेकर सियासत करने वालों के निशाने पर आ गए। 5 प्यारे कह के संबोधित किया, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे एक धार्मिक परंपरा में सजाए थे, जिनकी बहुत बड़ी मर्यादा है सिख धर्म के अंदर। मुझे लगता है ये अज्ञानता भी है और किसी की चापलूसी करने के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये पता नहीं कि सिख इतिहास में 5 प्यारों का क्या महत्व है या सिख धर्म में 5 प्यारों का क्या महत्व है। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा 5 प्यारा नहीं घोषित किया जा सकता। उसके लिए एक सिख मर्यादाएं हैं, जिसके अंतर्गत जब कोई 5 प्यारे किसी कार्यक्रम के लिए घोषित किए जाते हैं तो एक सिख मर्यादा और रहत मर्यादा के अनुसार उनको 5 प्यारा घोषित किया जाता है। जाहिर है पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटे विपक्ष को रावत के बयान ने कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया। आस्था का मामला बेहद संवेदनशील होता है और अगर इसमें सियासत जुड़ जाए या सियासी लोगों के बयान जुड़ जाएं तो विवाद और ज्यादा तूल पकड़ लेता है। पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग खत्म करने के लिए कांग्रेस जितनी कोशिशें कर रही है, मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। इसी तरह एक विवाद को खत्म करने के लिए पंजाब के राज्य प्रभारी हरीश रावत जब चंडीगढ़ पहुंचे तो पंजाब कांग्रेस का विवाद खत्म करने की बजाय उन्होंने खुद ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल खड़ा हो गया। चूंकि पंजाब में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस मुद्दे को तूल पकड़ना ही था। अकाली दल ने तो पंजाब सरकार से रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की भी मांग शुरू कर दी। हरीश रावत जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖੱਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ और सारी से कौन तो माफी मांगनी चाहिए। बात तो कमान से छूटे तीर की तरह रावत के मुंह से निकल चुकी थी, लेकिन उनके पास इस पर माफी मांगने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। सो विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दा न बन जाए, इसलिए उन्होंने माफी मांगने और अपने बयान के लिए प्रायश्चित करने का ऐलान करने में भी देर नहीं की। मैंने तो एक सम्मानजनक उद्बोधन समझ करके वो शब्द कहा था, फिर भी मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपने शब्द वापस लिए और मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में झाड़ू लगा करके प्रायश्चित भी करूँगा। रावत के बयान से पार्टी को ज्यादा नुकसान न हो, इसलिए पार्टी की तरफ से इस बयान पर लीपापोती शुरू हो गई। जो अपने होते हैं वो प्यारे ही होते हैं। हरीश रावत जी ने कांग्रेस पार्टी के अपने नवनियुक्त जो सदस्य हैं उनके सदर्भ में बात कही है, और क्योंकि 5 प्यारे का शब्द हमारे गुरुओं से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास के साथ भी जुड़ा हुआ है। हरीश रावत जी हमेशा ही सब धर्मों का सत्कार करते हैं। अगर किसी को ऐसा बुरा लगा है तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी आगे से ध्यान रखेंगे। विवाद पर माफी मांगने में देरी नहीं कर हरीश रावत ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। चूंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मामला इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा लगता नहीं। हरीश रावत ने अपने नेताओं की तुलना पंज प्यारे से की तो इस पर विवाद शुरू हो गया। असल में पंज प्यारे को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने चुना था, जो गुरु और धर्म के लिए जान भी न्यौछावर करने को तैयार थे। पंज प्यारे की निष्ठा समर्पण से ही खालसा पंथ का जन्म हुआ और इसीलिए रावत के बयान पर विवाद शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय राउत ने बीजेपी और केंद्र से टकराव पर कहा है कि राणे केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिशोध के तहत आए हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के एक विवाद के कारण जो है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया। नारायण राणे के उस स्टेटमेंट के बाद जो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन शिवसेना का मुखपत्र सामना में इसके बारे में काफी कुछ लिखा गया। इस बारे में हम बात करते हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत जी से। राउत जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से नारायण राणे का प्रकरण जो है महाराष्ट्र में 3 दिन तक चला, उनकी गिरफ्तारी की गई, सामना में भी काफी कुछ आपने लिखा कि वो गुब्बारा है जो फूट गया।
हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। अब ये विषय कानून के दायरे में गया है। केंद्रीय मंत्री को उसके वक्तव्य के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामला न्यायालय में गया, केंद्रीय मंत्री जमानत पर छूट गए। केंद्रीय मंत्री कोई भी हो, चाहे नारायण राणे जी हो या चाहे और कोई हो, उनको भी एक संवैधानिक प्रतिष्ठा है, दर्जा है। तो केंद्रीय मंत्री ने किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जब आप वक्तव्य करते हो तो कानून और संविधान का पालन करना ही चाहिए। लेकिन ये जो मुद्दा था केंद्रीय मंत्री वर्सेस राज्य सरकार का नहीं था, बल्कि नारायण राणे वर्सेस शिवसेना का था। लेकिन वो बीजेपी के मंत्री है ना, तो सीधा मामला बीजेपी से जुड़ता है। आपको पूरा प्रोटोकॉल मालूम है क्या है, फिर भी आप महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश करते हो। क्यों? इसलिए कि आपकी सरकार यहाँ नहीं बन पाई, इसलिए कि शिवसेना आपके साथ नहीं है। लेकिन बीजेपी का ये भी आरोप है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई वो शोभास्पद नहीं थी। उनको लगता है तो लगने दो। मुख्यमंत्री के ऊपर जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, हुआ है, तो क्या वो शोभा देता है क्या? संजय जी, ये महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियों की अलग अलग सरकारें, 3 अलग अलग विचारधाराओं की जो सरकार आई है, उसको लीड करने में आप हमेशा आगे रहे थे। लेकिन बार बार ये खबरें आती रहती है कि अभी सरकार गिरेगी, अभी सरकार गिरेगी। क्या ये सरकार 5 साल पूरा करेगी? ये सरकार 5 साल पूरा करेगी। 2 साल तो पूरे हो गए। जब ये सरकार बनी तो लोग क्या बोलते थे, हमारे अपोजिशन वाले जो बैठे हैं, 15 दिन में सरकार गिर जाएगी। और उद्धव ठाकरे साहब इस देश के एक सक्षम नेता है। बाला साहब ठाकरे जी के बेटे जरूर है, लेकिन शिवसेना जैसे संगठन के मुखिया भी है। देश की राजनीति उन्हें मालूम है, राज्य की राजनीति मालूम है। तो ये किसी के दबाव में आकर काम करने वाले ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये सबको मालूम है। दरअसल महाराष्ट्र में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी बहुमत नहीं जुटा पाई थी, जिसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तभी से शिवसेना और बीजेपी के बीच महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक टकराव जारी है। और अब देश और दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।